अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक एम्स या मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। लास्ट लेक्चर में हमने इस मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स को डिस्कस करना स्टार्ट किया और दो बेसिक ऑब्जेक्टिव या गोल्स को डिस्कस किया। उनमें से एक था इकोनॉमिक ग्रोथ और दूसरा था लो अनएम्प्लॉयमेंट या फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। आज हम रिमेनिंग जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं किसी भी मैक्रो इकोनॉमी में उसको डिस्कस करेंगे, जिसमें से एक है प्राइस स्टेबिलिटी या कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन, और फिर है बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेबिलिटी। ये बेसिक चार ऑब्जेक्टिव्स हर इकोनॉमी में होते हैं और बहुत सारी इकोनॉमीज ऐसी हैं कि जो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम भी चाहती हैं ताकि रिच और पुअर का गैप जो है कम से कम हो। प्राइस स्टेबिलिटी क्या होती है? व्हेन वी से द प्राइस स्टेबिलिटी, इसका मतलब है कि प्राइसेस में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन ना आए जिसकी वजह से इंस्टेबिलिटी ना हो। अमूमी तौर पर इससे हम जो मुराद कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन रहते हैं, यानी प्राइसेस का बहुत रैपिडली इंक्रीज करना जो इन्फ्लेशन होती है और उसकी वजह से कई मसाइल और प्रॉब्लम्स आ जाती हैं इकोनॉमी में। तो उससे बचने के लिए हर इकोनॉमी ये चाहती है कि उसमें प्राइस स्टेबिलिटी हो। प्राइस स्टेबिलिटी जो है उसके बेनिफिट क्या होते हैं? पहला इसका बेनिफिट ये है कि अगर प्राइस स्टेबल होगी या आपका लो इन्फ्लेशन होगी तो वो एक इंसेंटिव होता है प्रोड्यूसर्स के लिए, एंड दे प्रोड्यूस मोर टू इंक्रीज देयर प्रॉफिट्स। जब प्राइस लेवल बढ़ रहा होता है और मॉडरेट प्राइस इन्फ्लेशन होती है तो उससे क्या होता है कि ये एक इंसेंटिव होता है प्रोड्यूसर्स के लिए, उससे प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज कर जाता है। जब प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज करता है तो जो इन्वेस्टर होते हैं दे इन्वेस्ट मोर, उससे इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है और उससे क्या होता है प्रोडक्शन इंक्रीज कर जाती है और उससे क्या होता है एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज कर जाती है और उससे क्या होता है लिविंग स्टैंडर्ड बेटर हो जाता है। तो ये एक चेन है जो कि बेनिफिट्स की, जो कि हमें मिल सकती है कहाँ से? प्राइस स्टेबिलिटी से या मॉडरेट रेट ऑफ इन्फ्लेशन से। तो पहला पॉइंट जो है वो है कि हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं बिजनेस को और उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेने में आसानी होती है। अगर हमें ये अंदाज़ा हो कि जो इन्फ्लेशन है वो 2% बढ़ रही है, 3% बढ़ रही है, तो अकॉर्डिंगली हम डिसीजन ले सकते हैं और एक जो बिजनेसमैन है उसको फ्यूचर के लिए डिसीजन लेने में आसानी हो जाती है। फिर है कि आपके से अगर बहुत तेज इन्फ्लेशन हो तो परचेजिंग पावर उससे कम हो जाती है। अगर हम कहें कि प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ रही हूँ तो रैपिड इंक्रीज इन प्राइसेस से क्या होगा कि परचेजिंग पावर या रियल इनकम कम हो जाती है। जब परचेजिंग पावर कम होती है तो सेविंग लेवल कम हो जाता है। तो ये एक प्रॉब्लम है। तो अगर मॉडरेट रेट ऑफ इन्फ्लेशन हो या प्राइसेस रिलेटिवली स्टेबल हों तो परचेजिंग पावर में ज़्यादा चेंज नहीं आती। तीसरी चीज है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है इससे बढ़ती है। जैसे मैंने कहा कि जो इंक्रीज इन प्राइसेस होती हैं, दिस इज द इंसेंटिव फॉर प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूस मोर एंड टू इन्वेस्ट मोर। तो इस तरह से ये इसका बेनिफिट हासिल होता है। अब क्वेश्चन ये है कि गवर्नमेंट जो है वो इन्फ्लेशन के लिए क्या क्राइटेरिया सेट करती है? आमतौर पर गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो उसका इन्फ्लेशन है वो 5% से कम हो, और बहुत आइडियल होता है कि अगर 2-3% राइज इन प्राइसेस हो। लेकिन अगर प्राइसेस में कोई 20% चेंज आ रही हो, 30% चेंज आ रही हो, 40% चेंज आ रही हो, तो ये एक अलार्मिंग होता है जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं। इसलिए हर इकोनॉमी ये चाह रही होती है कि उसमें जो इन्फ्लेशन रेट है वो लो रहे। आप देखते हैं कि बजट स्पीच में आप देखते हैं कि फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी में एक अहम इशू जो डिस्कस होता है वो रैपिड इन्फ्लेशन होती है और उसको कम करने के लिए बहुत सारे मॉनेटरी और फिस्कल मेजर्स लिए जा रहे होते हैं। तो हर इकोनॉमी ये चाहती है कि वहाँ पे जो इन्फ्लेशन है उसका रेट लो रहे। ठीक हो गया? तो एक क्राइटेरिया इस तरह से सेट हो जाता है। ये आपका था थर्ड पॉइंट आपका जो मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स का। उसके बाद क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट में स्टेबिलिटी चाहते हैं या इंप्रूवमेंट चाहते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? जो मुल्क में किसी भी तरीके से पैसा आता है
वो हमारी रिसीट्स होती हैं। वो क्या होती हैं? रिसीट्स। रिसीट्स होती हैं। और जो मुल्क से पैसा जाता है वो हमारी पेमेंट्स होती हैं। तो अगर पेमेंट्स रिसीट से ज़्यादा हों तो इसका मतलब है डेफिसिट हो गया। और अगर रिसीट्स ज़्यादा हों पेमेंट से तो इसका मतलब है सरप्लस हो गया। तो हर इकोनॉमी में ये चाहते हैं कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में एक इक्विलिब्रियम रहे। अगर सपोज हमारा मुल्क से जो पैसा बाहर से आया वो कम है और हमने जो बाहर पे करना है वो ज़्यादा है, तो फिर उसको पे करने के लिए कहीं ना कहीं से हमें पैसा लेना पड़ता है। उससे बचने के लिए हम ये कहते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का स्टेबल होना जरूरी है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? इट इज द सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन ऑफ अ कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। कि आपकी बाकी दुनिया के साथ जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हो रही होती है उसके रिकॉर्ड को क्या कहते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। और अगर हमारी पेमेंट्स ज्यादा हों और सीट्स कम हों तो बैलेंस आउट हो जाता है, और जिसको आप डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। और इसके आमतौर पर दो तीन तीन अकाउंट होते हैं, जिसमें एक करंट अकाउंट है और एक कैपिटल अकाउंट है, फिर एक ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट है। तो उसका मतलब ये है कि करंट अकाउंट में सपोज हमारा इम्बैलेंस हो गया, डेफिसिट हो गया, तो उस डेफिसिट को पूरा करने के लिए फिर डिफरेंट मेजर्स लेने पड़ते हैं। तो किसी भी इकोनॉमी में जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है ये भी एक अहम मामला होता है, एक अहम मैटर होता है, जिसके लिए आप डिफरेंट मेजर्स ले रहे होते हो। बैलेंस ऑफ पेमेंट के जो इक्विलिब्रियम के को लाने पर या इम्प्रूव करने के फायदे क्या होते हैं? एक तो यह है कि इससे एक्सचेंज रेट स्टेबल रहता है। आपको पता है कि एक्सचेंज रेट में जो अहम रोल प्ले करती है वो आपकी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होती है। अगर आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो ज़्यादा हों और इंपोर्ट्स कम हों तो आपका एक्सचेंज रेट जो है वो बेहतर हो रहा होता है। और अगर आपकी इंपोर्ट्स ज़्यादा हों एक्सपोर्ट से तो आपका एक्सचेंज रेट जो है वो ख़राब हो रहा होता है। तो अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट बेहतर होगा तो उसकी वजह से आपका जो एक्सचेंज रेट है, फॉरेन एक्सचेंज रेट है, वो भी स्टेबल रहेगा। फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है? प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अदर करेंसी। यानी सपोज $1 से आप कितने रुपए खरीद सकते हैं या कितने रुपयों से $1 खरीद सकते हैं, इसको कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। दूसरा आ गया रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ एक्सटर्नल डेट। जब आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट नहीं होता तो आपको फॉरेन जो लोन्स हैं उसकी ज़रूरत कम पड़ती है। अभी आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में पहला कर्जा देने के लिए कोई और कर्जा लेना पड़ता है। हमारी एक्सपोर्ट्स की जो रेवेन्यू है, वो अर्निंग जो है वो बहुत कम है, जिससे हम पूरी इंपोर्ट्स को कवर नहीं कर पाते। और जो हमने कर्जे लिए हुए हैं वो भी अदा नहीं कर पाते। तो उसके लिए हमें मजीद कर्जे जो है वो लेने पड़ जाते हैं। तो अगर आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो इक्विलिब्रियम में हो तो उससे क्या होगा कि आपका जो एक्सटर्नल डेट है उतना ही कम होगा। तीसरी चीज है कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट का बेहतर होना बहुत अहम चीज होती है। यानी इकोनॉमिक ग्रोथ को भी वो सपोर्ट करता है कि जैसे जैसे आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट बेहतर है तो आपकी उतनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, और उससे उसी तरह से आपकी ऐसी डिसीजन मेकिंग से आपकी जो आउटपुट लेवल है वो भी इंक्रीज करता चला जाता है। फिर यह है कि क्या क्राइटेरिया गवर्नमेंट बनाती है बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए? तो अमूमी तौर पर तो गवर्नमेंट यही चाहती है कि उस बैलेंस पेमेंट में इक्विलिब्रियम हो। लेकिन जो डेवलपिंग इकोनॉमीज होती हैं, क्योंकि उनके पास अपनी जैसे कोई बहुत सारी ऐसी इंपोर्ट्स होती हैं जिसके लिए उनके पास कोई ऑल्टरनेट नहीं होता। मसलन हमें अपनी इंडस्ट्री के लिए मशीन्स को इंपोर्ट करना पड़ता है, हमें पेट्रोल को इंपोर्ट करना पड़ता है। तो ऐसी सूरत में अगर उसकी इंपोर्टेड गुड्स जो है वो एज अ रॉ मटेरियल यूज हो रही हो इंडस्ट्री के लिए, तो इसका मतलब यह है कि अगर आपकी आज इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो कल का आपका जो आउटपुट है वो इंक्रीज करेगा। इन दैट केस आप जो, जरूरी नहीं होता कि आप कहें कि हमेशा इक्वल ही हो, आप उसका फायदा भी उठा लेते हैं। आप फौरी तौर पर जो डेफिसिट करके कुछ ऐसी मशीन्स के लिए मशीन्स परचेज कर लेते हैं और लोन लेके उसको ग्रोथ के लिए यूज कर लेते हैं। लेकिन अगर आप कर्जे लेके उसको आप स्पेंडिंग में, जो कंजम्पशन में यूज कर ले, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं होता। हाँ, अगर आपने कर्जे लेके उसको प्रोडक्शन एक्टिविटी में, इंडस्ट्रियल के लिए, डेवलपमेंट के लिए यूज किया, तो उसका फ्यूचर में फायदा हो जाता है। तो इस तरह से डिफरेंट इकोनॉमीज में इसके लिए डिफरेंट क्राइटेरिया हो सकता है। फिर है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम।
जो ऐसी इकोनॉमीज होती हैं कि जिसमें प्राइवेट सेक्टर का मेजर रोल हो, तो वहाँ पे जो एक गैप आ जाता है, किसका गैप आ जाता है, रिच और पुअर में गैप आ जाता है। अब रिच और पुअर के गैप को कम करने के लिए कुछ मेजर्स लिए जाते हैं, ताकि जो इकोनॉमिक जो है इक्वलिटी हो, और जो अनइक्वलिटी है वो कम से कम हो। उसके लिए एक मेजर है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। इसका मतलब ये होता है, प्रोग्रेसिव टैक्स टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है कि जो अगर टैक्स का रेट इनकम के बढ़ने पर बढ़ता जाए, यानी अगर इनकम बढ़ रही हो और उसके साथ साथ जो टैक्स रेट है वो भी बढ़ रहा हो, तो इसको कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। और इनकम के कम होने पर टैक्स रेट कम हो रहा हो, तो इसको कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। इसका मतलब यह है कि अमीर लोगों पर टैक्स आप ज्यादा लगाएं और गरीब लोगों पर आप टैक्स कम लगाएं, और फिर जो टैक्स का पैसा कलेक्ट हो उसको गरीबों की वेलफेयर के लिए इस्तेमाल किया जाए अगर, तो उससे क्या होगा, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है वो रिलेटिवली फेयर हो जाएगी। फिर इसी तरह से और मेजर हो सकता है, जैसे ट्रांसफर पेमेंट्स है। ट्रांसफर पेमेंट्स क्या होती है कि गवर्नमेंट के पास जो पैसा कलेक्ट हुआ उसका कुछ हिस्सा आपने ऐसी कम्युनिटी के लिए यूज कर लिया कि जिसका जो कि पॉवर्टी लाइन से नीचे है। जैसे हमारे यहाँ भी कोई एहसास प्रोग्राम है, बेनजीर इनकम सपोर्ट है। तो ये जो पैसा एक जेब से निकल के दूसरी जेब में जा रहा होता है, गवर्नमेंट के हैंड से निकल के लोगों को डायरेक्टली यूज में उसको स्पेंडिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है, उसको कहते हैं ट्रांसफर पेमेंट्स। फिर है मिनिमम वेज लॉस। ये भी पुअर कम्युनिटी की वेलफेयर के लिए होते हैं कि आप मिनिमम वेज रेट कोई गवर्नमेंट जो है वो इम्पोज कर दे कि सपोज 37,000 है, तो 37,000 से नीचे कोई जो है वो कोई भी एम्प्लॉयर अपना हायरिंग नहीं करेगा। तो ये एक मिनिमम वेज रेट का लॉ आ गया। इससे भी क्या होता है कि रिच और पुअर का जो गैप है वो कम हो जाता है। बेनिफिट्स इसके क्या होते हैं, इससे सोशल स्टेबिलिटी होती है। सोशल स्टेबिलिटी का मतलब यह है कि सोशल क्लासेस जो हैं वो एक रिच और पुअर के दरमियान गैप कम होता है, और कॉन्फ्लिक्ट जो होता है वो कम रह जाता है। फिर है कि इसमें जो कमतर तबका है, जो पिसा हुआ तबका है, उसको कोई अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं जिसकी वजह से वो कुछ काम कर सकता है, कुछ हेल्प आउट हो जाती है, उसकी कोई कंजम्पशन लेवल इंक्रीज करता है। तो ये इसके बेनिफिट हैं। तो हर गवर्नमेंट जो है वो चाहती है कि वो इस तरह से ये रीडिस्ट्रीब्यूशन करे कि जो अ, अमीर और गरीब का जो गैप है उसको कम किया जा सके। और आमतौर पर यही क्राइटेरिया होता है। उसको ख़त्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन गवर्नमेंट उसको कम करने के लिए अमीरों से टैक्स लगा लेके और उसको यूज़ करती है गरीबों की वेलफेयर के लिए। तो ये हमारा आज का जो टॉपिक था, मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स। इस तरह से पांच हमने गोल्स डिस्कस किए, जिसमें से पहले चार जो थे वो बहुत अहम है, बेसिक्स हैं। ये किसी भी बुक में किसी भी जगह पर अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स को सर्च मारेंगे तो ये चार लाजमी आपको निकलेंगे। तो ये बेसिक गोल्स हैं तो जिनको हमने डिस्कस किया। और बहुत आसान सा टॉपिक था, पेपर में आने वाला टॉपिक है। इसको आप आसानी के साथ जो है वो लिख सकते हैं, कर सकते हैं, तैयार भी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट किसी और लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।